हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। यूपी चुनाव चौथे चरण का प्रचार हुआ खत्म। 23 फरवरी को 9 जिलों की 59 सीटों पर होगी वोटिंग। जी हां दोस्तों, लखनऊ से लखीमपुर खीरी तक के मतदाता 23 फरवरी को चौथे चरण के लिए मतदान करेंगे। सोमवार को चौथे चरण के लिए चुनाव प्रचार खत्म हो गया। पहले 3 चरण में 403 में से 172 सीटों पर वोट डाले जा चुके हैं। दोस्तों 9 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर चौथे चरण में वोट डाले जाएंगे। इस चरण में रोहिलखंड के तराई बेल्ट और अवध क्षेत्र के 624 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद होने वाली है। दोस्तों चौथे चरण में रायबरेली क्षेत्र में भी विधानसभा चुनाव होंगे, जिसे गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यहीं से लोकसभा सांसद है। उनके बेटे राहुल गांधी अमेठी से साल 2019 में लोकसभा चुनाव केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से हार गए थे। चौथे चरण में यूपी की कांग्रेस प्रभारी प्रियंका गांधी के इलेक्शन मैनेजमेंट की भी परीक्षा यहीं पर होने वाली है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी देश की शिक्षा व्यवस्था में अभूतपूर्व कदम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि 2022 का केंद्रीय बजट राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जमीनी स्तर पर लागू करने में अहम भूमिका निभाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्रीय बजट 22-23 के सकारात्मक प्रभाव विषय पर एक वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा कि नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना से देश के शैक्षणिक संस्थानों में सीट की समस्या खत्म हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बजट शिक्षा क्षेत्र के 5 पहलुओं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल विकास, शहरी नियोजन एवं डिजाइन, अंतरराष्ट्रीयकरण और एवीजीसी यानी कि एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक के सार्वभौमिकरण पर केंद्रित है। दोस्तों मोदी ने कहा कि वैश्विक महामारी के इस समय में डिजिटल कनेक्टिविटी ने हमारी शिक्षा व्यवस्था को बचाए रखा। हम देख रहे हैं कि कैसे भारत में तेजी से डिजिटल डिवाइड कम हो रहा है। नवाचार हमारे लिए समावेश सुनिश्चित कर रहा है। डिजिटल डिवाइडेड सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के उद्योग एवं प्रभाव के संबंध में एक आर्थिक तथा सामाजिक असमानता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बेटा सो जा नहीं तो केजरीवाल आ जाएगा, शोले फिल्म के डायलॉग से अरविंद केजरीवाल ने साधा निशाना। जी हां दोस्तों, पंजाब विधानसभा चुनाव के बीच आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल पर खालिस्तानी समर्थक होने के आरोप लगाए गए थे। इसके बाद से लगातार केजरीवाल विरोधियों पर पलटवार कर रहे हैं। लखनऊ में सोमवार को एक चुनावी जनसभा में केजरीवाल ने शोले फिल्म के मशहूर डायलॉग से विरोधियों को निशाने पर लिया। केजरीवाल ने कहा कि आतंकवादी 2 तरह के होते हैं, एक वो जो जनता को डराता है और दूसरा वो जो भ्रष्टाचारियों को डराता है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल वो आतंकवादी है जो भ्रष्टाचारियों को डराता है। अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि शोले फिल्म में डायलॉग है ना कि जब 100 मील दूर बच्चा भ्रष्टाचार करता है तो माँ कहती है बेटा सो जा नहीं तो केजरीवाल आ जाएगा। इससे पहले दोस्तों उनके ऊपर लगे आरोपों का जवाब देते हुए केजरीवाल ने कहा था कि जिस व्यक्ति को वे आतंकवादी कह रहे हैं उसने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 12,340 स्मार्ट कक्षाएं बनाई है। केजरीवाल ने कहा कि देश के सभी भ्रष्ट लोग उनके खिलाफ एकजुट हो गए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लॉन्च किया अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल। जी हां दोस्तों, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरकार अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च कर ही दिया है। ट्रंप का ट्रुथ सोशल ऐप एप्पल के ऐप स्टोर पर भी उपलब्ध है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, डोनाल्ड ट्रंप को पिछले साल कई सोशल प्लेटफॉर्मों पर बैन कर दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाने का ऐलान किया था। द डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप को ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर 6 जनवरी 2021 को बैन कर दिया गया था। ट्रंप के समर्थकों द्वारा यूएस कैपिटल पर हमले और विरोध प्रदर्शन के बाद इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर ट्रंप को बैन कर दिया गया था। ट्रंप पर हिंसा भड़काने वाले संदेश पोस्ट करने का आरोप लगा था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कर्नाटक हिजाब विवाद, सरकार ने हाईकोर्ट से कहा हिजाब बैन नहीं किया, तय यूनिफॉर्म पहनने को कहा, मंगलवार को फिर होगी सुनवाई। जी हां दोस्तों, कर्नाटक में हिजाब विवाद को लेकर हाईकोर्ट में आज भी जोरदार बहस हुई, लेकिन मामले पर आज भी फैसला नहीं हो सका। अब आगे की सुनवाई मंगलवार को है, यानी कि आज है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, मामले की सुनवाई 3 जजों की बेंच कर रही है। सुनवाई के दौरान एडवोकेट जनरल ने कोर्ट में कहा कि याचिकाकर्ताओं ने स्कूल और कॉलेज में हिजाब पहनने की अनुमति मांगी है। उनका कहना है कि इस्लाम धर्म का पालन करने वाली प्रत्येक महिला को हिजाब पहनना आवश्यक है, जबकि वे चाहते हैं कि हर मुस्लिम महिला को बांध सके।
आज मामले की सुनवाई शुरू करते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एडवोकेट जनरल से पूछा कि क्या संस्थाओं में हिजाब पहनने की अनुमति दी जा सकती है या नहीं। इस पर एजी ने जवाब दिया कि सरकार का आदेश इस संबंध में निर्णय लेने की जिम्मेदारी संस्थानों पर छोड़ देता है। एजी ने कहा कि सरकार का आदेश संस्थानों को ड्रेस तय करने की स्वतंत्रता देता है। कर्नाटक शिक्षा अधिनियम की प्रस्तावना धर्मनिरपेक्ष वातावरण को बढ़ावा देना है। उनका कहना है कि राज्य का रुख यह है कि किसी भी धार्मिक पहचान वाले कपड़े को स्कूल में नहीं पहनना चाहिए। वैसे दोस्तों, इस बारे में आपके क्या ख्याल है? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। स्कूल शिक्षा प्राप्त करने के लिए होता है या फिर अपने धर्म का प्रचार करने के लिए? कमेंट में जरूर बताएं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, कोरोना से लड़ाई में भारत को मिला एक और हथियार। 12 से 18 साल वालों के लिए DCGI ने दी कोर्बेवैक्स वैक्सीन को मंजूरी। जी हां दोस्तों, कोरोना से लड़ाई में अब भारत को एक और हथियार मिल गया है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने 12 से 18 साल तक के बच्चों के लिए बायोलॉजिकली कोरोना वैक्सीन कोर्बेवैक्स को फाइनल अप्रूवल दे दिया है। कोर्बेवैक्स वैक्सीन को मांसपेशियों के जरिए शरीर में पहुंचाया जाएगा और 28 दिनों के भीतर 2 खुराक लेनी होगी। दोस्तों, इस टीके की स्टोरेज 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर की जाएगी। इससे पहले दोस्तों 14 फरवरी को DGCA की एक्सपर्ट कमेटी ने कुछ शर्तों के साथ बायोलॉजिकल के कोविड-19 के टीके कोर्बेवैक्स का आपात इस्तेमाल करने की मंजूरी देने की अनुशंसा की थी। दोस्तों, नीति आयोग के सदस्य VK पाल ने कहा था कि टीकाकरण की अतिरिक्त जरूरत और इसके लिए और अधिक आबादी को शामिल करने की समीक्षा नियमित तौर पर की जाती है। DGCI ने पहले कोर्बेवैक्स को अपनी मंजूरी 28 दिसंबर को सीमित आधार पर आपात स्थिति के लिए दी थी। यह भारत में ही कोविड-19 के खिलाफ विकसित RBD आधारित टीका है। यानी कि दोस्तों, छोटे बच्चों के लिए एक और टीका आ गया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, चीन के कर्ज जाल में फंसा श्रीलंका। अब भारत से बढ़ा रहा करीबियां। 2.50 अरब डॉलर की मिली मदद। जी हां दोस्तों, चीन की तरफ से 4.50 अरब डॉलर के कर्ज को चुकाने से राहत नहीं मिलने से श्रीलंका आर्थिक संकट में फंसता आ रहा है। साल भर पहले श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार 5 अरब डॉलर से ज्यादा हुआ करता था और यह अब 1 अरब डॉलर तक आ चुका है। डॉलर का भाव 200 श्रीलंकाई रुपए से भी ज्यादा हो गया है। एक तो सामान की कीमतें पहले ही आसमान पर है और दूसरे उसको खरीदने के लिए भी दुकानों से बाहर लंबी कतारें लगानी पड़ रही है। इस मुश्किल घड़ी में श्रीलंका को भारत की 2.50 अरब डॉलर की मदद से बड़ी राहत मिली है। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे कई वर्ष से चीन को श्रीलंका का सबसे अहम दोस्त साबित करने में जुटे थे, लेकिन जब चीन ने असली रंग दिखाना शुरू किया तो उन्हें भारत तारणहार नजर आ रहा है। नतीजे में अब श्रीलंका भारत से नजदीकियां बढ़ा रहा है। दोस्तों, फिंच रेटिंग और मूडीज ने श्रीलंका की क्रेडिट रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया है, जिससे श्रीलंका की वैश्विक कर्जदाताओं से कर्ज लेने की क्षमता बदतर हो गई है। विदेशी मुद्रा भंडार खाली होने से कुछ हफ्तों से श्रीलंका ईंधन सहित जरूरी वस्तुओं के आयात नहीं कर पा रहा है। हाल ही में श्रीलंका के विदेश मंत्री GL पेयरिज ने भारत का दौरा कर मदद की गुहार लगाई। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, भारत में हिजाब बैन को लेकर तुर्की में हुआ प्रदर्शन। भारतीय दूतावास के पास लगे नारे। जी हां दोस्तों, तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में कर्नाटक के शिक्षण संस्थानों में हिजाब बैन को लेकर विरोध प्रदर्शन किए गए हैं। ये प्रदर्शन भारत के वाणिज्यिक दूतावास के पास किया गया। इन प्रदर्शनों का आयोजन तुर्की के अधिकार समूहों थ्रीट थॉट एंड एजुकेशन राइट्स सोसाइटी और एसोसिएशन फॉर ह्यूमन राइट्स एंड सॉलिडरिटी फॉर द अप्रोच्ड ने किया। प्रदर्शन में भारत में हिजाब बैन को लेकर नारे लगाए गए। तुर्की के सरकारी ब्रॉडकास्टर TRT वर्ल्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार को आयोजित इस विरोध प्रदर्शन को संबोधित करते हुए ओंजीगुडर के अध्यक्ष रिदवान काया ने कहा कि हिजाब पर बैन भारत में उभरते हुए राष्ट्रवाद और मुस्लिमों के खिलाफ बढ़ती नफरत का नतीजा है, जो हाल के वर्षों में तेज हुआ। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत के 20 करोड़ मुसलमानों का दमन समाप्त होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, NSE केस में बड़ा खुलासा। कैसे हुई चित्रा और इशारों पर नाचने वाले गुमनामी योगी की मुलाकात। जी हां दोस्तों, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज घोटाले में हर दिन कोई ना कोई बड़ा खुलासा हो रहा है। इस पूरे मामले की जांच सेबी कर रही है। दोस्तों, पूरे मामले में हिमालय के गुमनाम योगी बाबा पर रहस्य अब भी बरकरार है, लेकिन दोस्तों एक एक करके गुमनाम योगी बाबा के बारे में जानकारियां सामने आ रही है। सेबी की कोशिश इस मामले के हर पहलू पर जानकारी जुटाने की है। दोस्तों, एक दिन पहले फोरेंसिक रिपोर्ट देने वाले
वाले EY सलाहकार के मुताबिक NSE की पूर्व प्रबंध निर्देशक चित्रा रामकृष्ण जिस योगी की बात कर रही है वह कोई और नहीं बल्कि आनंद सुब्रमण्यम ही है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में इसे पुख्ता नहीं किया गया और किसी तीसरे व्यक्ति को सीक्रेट योगी बाबा बताया जा रहा है। दोस्तों रिपोर्ट में योगी की ईमेल आईडी rigyajursamma@outlook.com बताई गई है। मामले की जांच आगे बढ़ने पर हिमालय के योगी बाबा और चित्रा रामकृष्ण की मुलाकात के बारे में खुलासा हुआ। चित्रा ने सेबी को बताया कि योगी परमहंस है और वह हिमालय रेंज में कहीं रहते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि 20 साल पहले गंगा तट पर तीर्थ के दौरान योगी से मुलाकात हुई थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 16 साल के भारतीय ग्रैंड मास्टर का बड़ा उलटफेर। प्रज्ञानंदा ने वर्ल्ड नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को दी मात। जी हां दोस्तों, भारत के 16 साल के ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने ऑनलाइन खेले गए रैपिड शतरंज टूर्नामेंट एथरथिंग्स मास्टर्स में बड़ा उलटफेर किया है। उन्होंने वर्ल्ड के नंबर 1 चेस खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को एक तरफा मुकाबले में हरा दिया। दोस्तों सोमवार सुबह खेले गए गेम में प्रज्ञानंदा ने काले मोहरों से खेलना शुरू किया और कार्लसन को 39 चाल में ही मात दे दी। दोस्तों इस जीत के बाद प्रज्ञानंदा 12वें नंबर पर पहुंच गए हैं और भारतीय ग्रैंड मास्टर के 8 पॉइंट हो गए हैं। उन्होंने इससे पहले केवल लेव आरोनियन के खिलाफ जीत दर्ज की थी। इसके अलावा उन्होंने 2 बाजियां ड्रॉ खेली जबकि 4 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। दोस्तों प्रज्ञानंदा ने अनिश गिरी और क्वांगलिंग के खिलाफ बाजियां ड्रॉ कराई थी जबकि एरिक हैंसेन, डिंग हेलरी और जॉन क्रिस्टोफ हुडा और शख्रियार मौदेन से उन्हें हार झेलनी पड़ी थी। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने मात्र 12 साल की उम्र में भारत के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद को हरा दिया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 10वीं 12वीं की ऑफलाइन बोर्ड परीक्षा हो रद्द, याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को हो गया तैयार। जी हां दोस्तों, जाने इस खबर को, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दे, और अगर दोस्तों आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो दोस्तों जान लेते हैं पूरी विस्तार से CBSE को लेकर क्या आई है बड़ी खबर। दरअसल दोस्तों सुप्रीम कोर्ट सोमवार को उस याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमत हो गया जिसमें CBSE तथा अन्य बोर्डों की तरफ से इस वर्ष स्कूलों में 10वीं और 12वीं कक्षा की प्रत्यक्ष बोर्ड परीक्षाएं आयोजित नहीं कराने का अनुरोध किया गया है। दोस्तों चीफ जस्टिस NV रमन, जस्टिस AS बोपन्ना और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने याचिका को शीघ्र सूचीबद्ध करने के एक वकील के अभिवेदन पर गौर किया। इस याचिका में कहा गया था कि कोविड-19 महामारी के कारण प्रत्यक्ष यानी कि ऑफलाइन परीक्षाएं आयोजित नहीं कराई जानी चाहिए। अधिवक्ता प्रशांत पद्मनाभन ने कहा कि यह कक्षा 10 और कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के संबंध में है। महामारी के हालात के चलते पहले की तरह स्कूलों में परीक्षाएं नहीं कराई जानी चाहिए। दोस्तों इस पर पीठ ने कहा कि मामले को न्यायमूर्ति MM खानविलकर की पीठ के पास जाने दीजिए। वहीं इसी सुनवाई के दौरान अधिवक्ता ने अधिकार कार्यकर्ता अनुभवा श्रीवास्तव सहाय की ओर से दाखिल याचिका का भी जिक्र किया जिसमें CBSE और अन्य बोर्डों को निर्देश देने का अनुरोध किया गया था जिन्होंने कक्षा 10 और 12वीं की परीक्षाएं स्कूल में कराने का प्रस्ताव दिया था। यानी कि दोस्तों अभी भी संशय बरकरार है कि 10वीं और 12वीं की CBSE बोर्ड स्कूल में होगी या फिर होगी ऑनलाइन, इस पर अभी सस्पेंस बरकरार है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड, साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की पुष्पा फिल्म ऑफ द ईयर, रणवीर सिंह बेस्ट एक्टर, कृति सेनन बेस्ट एक्ट्रेस। जी हां दोस्तों, साल 2022 के दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रविवार को मुंबई में आयोजित हुए। इसमें दक्षिण भारत के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की ब्लॉकबस्टर हिट पुष्पा द राइजिंग को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया। वहीं रणवीर सिंह को भारतीय क्रिकेट टीम के वर्ल्ड कप जीतने पर बनी फिल्म 83 के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। दोस्तों एक्ट्रेस कृति सेनन को फिल्म मिमी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस चुना गया। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में राधिका मदान, रवीना टंडन, मनोज वाजपेयी, आहान सेठी, कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा को भी अलग अलग अवार्ड दिए गए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, तालिबान ने कांधार चेक पॉइंट पर की गोलीबारी, महिला की मौत, 2 हुए घायल। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान के क्रूर शासन में एक और हिंसक घटना हुई है। यहां तालिबानी लड़कों ने एक चेक पॉइंट पर भीषण गोलीबारी की जिसमें एक महिला की मौत हो गई और अन्य घायल हुए। मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि तालिबान ने एक रिक्शा पर गोलीबारी की जो कथित तौर पर चेक पॉइंट पर नहीं रुका था। तीनों पीड़ित महिलाएं घर का सामान लेने के लिए बाहर निकली थी लेकिन शनिवार की शाम उन पर गोलियों की बौछार कर दी गई। घटना के बाद
पीड़ित महिलाओं के परिवार ने काफी विरोध प्रदर्शन किया। वह उसके शव को गवर्नर ऑफिस के बाहर लेकर बैठ गए। मृतक महिला के शव को गलियों से होते हुए ताबूत में लेकर आए स्थानीय लोगों ने प्रशासन से न्याय की मांग की। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, तालिबान की सरकार को अभी तक मान्यता नहीं मिली है। वो इसके लिए खुद को बदलता हुआ दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी देश में महिलाओं की स्थिति दयनीय बनी हुई है। महिलाओं को उनके मूलभूत अधिकारों तक से वंचित रखा जा रहा है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। एक्सपर्ट्स ने कहा 4 मार्च को चंद्रमा पर गिरने वाला रॉकेट चीन का, ड्रैगन का जिम्मेदारी लेने से इनकार। जी हां दोस्तों, चीन ने सोमवार को चंद्रमा में एक रॉकेट सेट की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया, जबकि विशेषज्ञों का कहना है कि अंतरिक्ष कबाड़ का टुकड़ा चीन के अन्वेषण कार्यक्रम से आया है। खगोलविदों ने शुरू में सोचा था कि पथभ्रष्ट वस्तु एक स्पेस एक्स रॉकेट का एक हिस्सा है, जिसमें 7 साल पहले विस्फोट हुआ था और जिसे अपने मिशन को पूरा करने के बाद अंतरिक्ष में छोड़ दिया गया था। लेकिन अब इसे चीनी अंतरिक्ष एजेंसी के चंद्र अन्वेषण कार्यक्रम के हिस्से के रूप में 2014 में लॉन्च किए गए चांग E5T1 के लिए बूस्टर माना जाता है। दोस्तों, रॉकेट के 4 मार्च को चंद्रमा के सुदूर हिस्से में दुर्घटनाग्रस्त होने की आशंका है, लेकिन चीन के विदेश मंत्रालय ने सोमवार को यह कहते हुए दावा खारिज कर दिया कि बूस्टर पृथ्वी के वायुमंडल में सुरक्षित रूप से प्रवेश कर गया था और पूरी तरह से भस्म हो गया था। प्रवक्ता वोंग वेनविन ने एक प्रेस वार्ता में कहा कि बीजिंग ईमानदारी से बाहरी अंतरिक्ष में गतिविधियों की दीर्घकालिक स्थिरता को बनाए रखता है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे 50,000 के ऊपर बरकरार है सोने का दाम, लेकिन चांदी में आ रही है गिरावट है। जी हां दोस्तों, सोने की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। सोना करीब 8 महीने के उच्च स्तर के पास कारोबार कर रहा है, क्योंकि रूस यूक्रेन के तनाव में हेवन मांग का समर्थन है। MCX पर सोना वायदा 0.03% यानी कि 13 रुपए की मामूली गिरावट के साथ 50,099 रुपए प्रति 10 ग्राम पर सपाट रहा, जबकि चांदी 0.45% यानी कि 287 रुपए की गिरावट के साथ 63,615 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। वैश्विक बाजार की बात की जाए तो दोस्तों, वैश्विक बाजारों में सोना गिरकर $1893.8 प्रति औंस, जबकि चांदी की बात की जाए तो चांदी $23.79 प्रति औंस पर आ गई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। IRCTC ने तत्काल ऐप में किया बड़ा बदलाव। अब कंफर्म रेल टिकट मिलना हो जाएगा और भी आसान। जी हां दोस्तों, इंडियन रेलवे ने कंफर्म तत्काल टिकट को लेकर बड़ा फैसला किया है। अब ट्रेन में तत्काल टिकट मिलना पहले की तुलना में और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। IRCTC ने अपने पुराने ऐप में कई तरह के बदलाव किए हैं। दोस्तों, IRCTC के इस फैसले से यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड और MP के लोगों को काफी राहत मिलेगी। अब रेलवे में यात्रा करने वालों को ट्रेन में तत्काल कोटा खोजने की जरूरत नहीं होगी। IRCTC ने कंफर्म टिकट नाम से इस ऐप को दर्शाया है। दोस्तों, इस ऐप पर तत्काल कोटा के तहत मौजूद सीटों की जानकारी दी गई है। सबसे खास बात यह है कि अब अलग अलग ट्रेन नंबर डालकर तत्काल कोटे से उपलब्ध सीट खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस ऐप के जरिए आप किसी भी रूट पर चलने वाली ट्रेनों में टुडे, टुमारो और डे आफ्टर के लिए तत्काल कोटा के तहत उपलब्ध सीटों की जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। T20 सीरीज के लिए श्रीलंकाई टीम का ऐलान। भारतीय शेरों के सामने टिकेंगे यह खिलाड़ी। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम को 3 मैचों की T20 सीरीज में अब श्रीलंका का सामना करना है। टीम इंडिया इस वक्त आत्मविश्वास से भरी हुई है, क्योंकि हाल ही में रोहित शर्मा की टीम ने वेस्टइंडीज को लगातार 2 सीरीज हराई है। लेकिन श्रीलंकाई टीम से भारत को कड़ी चुनौती मिल सकती है। दोस्तों, इसी बीच श्रीलंकाई बोर्ड ने T20 सीरीज के लिए अपनी टीम की घोषणा भी कर दी है। दोस्तों, इस टीम में एक जादुई स्पिनर को भी शामिल किया गया है। भारत के खिलाफ 3 मैचों की T20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज के लिए सोमवार को घोषित श्रीलंका की 18 सदस्यीय टीम में ऑफ स्पिनर आशियान डैनियल इकलौते नए खिलाड़ी हैं। ऑलराउंडर दासुका शनाका को इस टीम का कप्तान बनाया गया है, जो काफी हद तक ऑस्ट्रेलिया दौरे पर 5 मैचों की सीरीज खेलने वाली टीम की तरह ही है। दोस्तों, श्रीलंका क्रिकेट की विज्ञप्ति के मुताबिक बल्लेबाज अविष्का फर्नांडो, तेज गेंदबाज नुवान तुषारा और स्पिनर रमेश मेंडिस ऑस्ट्रेलिया दौरे पर चोटिल होने के कारण स्वदेश लौट आए थे और वे भारत दौरे के लिए चुनी गई टीम का हिस्सा नहीं है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारत के खिलाफ उनका पहला T20 मुकाबला 24 फरवरी को है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। पहली बार यूएई में लगने वाला है इनकम टैक्स, विदेश व्यापार मंत्री ने बताई यह बात। जी हां दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात दुनिया के उन देशों की लिस्ट में शामिल है जहां लोगों को इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता। बीच में खबरें आई थी कि यूएई कुछ टैक्स में बदलाव कर सकता है, लेकिन यूएई के विदेश व्यापार राज्य मंत्री डॉक्टर थानी अल जयोदी ने कहा है कि वहां फिलहाल कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। दोस्तों, गल्फ न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक जयोदी ने एक इंटरव्यू के दौरान इनकम टैक्स नहीं लगाने की बात
बात कही। उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स लगाने का प्लान अभी मेज पर नहीं है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, यूएई ने इस साल की शुरुआत में कहा था कि वह 2023 से शुरू होने वाले पहले 9% कॉर्पोरेट टैक्स लगाएगा, क्योंकि यूएई खुद को नए अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ रखना चाहता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अगले हफ्ते आ सकता है आईपीएल का शेड्यूल। जी हां दोस्तों, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2022 सीजन को कराने की पूरी तैयारी कर ली है। बोर्ड ने टूर्नामेंट के वेन्यू, टाइम समेत पूरा शेड्यूल तय कर लिया है। इस शेड्यूल को अगले हफ्ते जारी किया जा सकता है। दोस्तों यह जानकारी बीसीसीआई के ही एक अधिकारी ने दी है। ब्रॉडकास्टर स्टार स्पोर्ट के अनुरोध पर गौर करते हुए बोर्ड ने यह फैसला लिया कि टूर्नामेंट का आगाज 26 मार्च से कर दिया जाएगा। इसमें शुरुआती यानी कि ग्रुप स्टेज के सभी मैच कोरोना के चलते महाराष्ट्र के 2 वेन्यू मुंबई और पुणे में कराए जाने का फैसला किया गया। फाइनल समेत प्ले ऑफ मैच कहां होंगे यह अभी तय नहीं किया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूक्रेन ने बमबारी कर उड़ा दी रूस की सीमा चौकी। क्या शुरू हो गया है महायुद्ध? जी हां दोस्तों, क्या रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हो गया है? रूस ने सोमवार को आरोप लगाया कि यूक्रेन की ओर से दागे गए एक गोले से उनकी एक सीमा चौकी पूरी तरह नष्ट हो गई, हालांकि उसके किसी जवान की जान नहीं गई। रूस की खुफिया सिक्योरिटी सर्विस एफएसबी ने कहा कि यूक्रेन की ओर से दागा गया एक गोला रूस के सोस्त्रोव क्षेत्र में गिरा। इससे बॉर्डर पर बनी रूस की एक सीमा रक्षक चौकी पूरी तरह नष्ट हो गई। वहीं यूक्रेन ने इस घटना की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। उसने रूस के दावे को फर्जी बताते हुए ऐसे किसी भी हमले से इनकार किया। दोनों देशों के बीच यह बड़ी घटना तब सामने आई जब अमेरिका और उसके पश्चिमी सहयोगी देश आरोप लगा रहे हैं कि रूस किसी झूठे आरोप की आड़ में यूक्रेन पर हमला कर सकता है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत के किस राज्य में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं इस सवाल का जवाब कि भारत के किस राज्य में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।